में गरीब का चिकन ढाबा। वीरपुर गांव में दयाशंकर नाम का व्यक्ति रहा करता था। दयाशंकर बहुत ज्यादा मेहनती था और उसकी मेहनत को देखकर हर कोई यही कहता कि एक दिन दयाशंकर बड़ा आदमी जरूर बनेगा। समय से उठकर अपने काम पर जाना, समय से काम से घर आना और अपने परिवार का ध्यान रखना दयाशंकर अच्छे से जानता था। दयाशंकर का वीरपुर गांव से बाहर चिकन का ढाबा था, जिसमें दयाशंकर अपने हाथों से चिकन बनाया करता था। सुनिए जी, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। अभी तक हमारे बाड़े से एक मुर्गी गायब है। पिछले महीने 2 मुर्गी गायब थी। ना जाने हमारी मुर्गियां कौन चुरा रहा है। जरूर कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। मुझे तो अपनी पड़ोसन रज्जो पर ही शक है। कल ही रज्जो मुर्गियों को देखकर कह रही थी कि मुर्गी तो बड़ी तंदुरुस्त है सुनंदा बहन तुम्हारी। गांव वाले तो पहले से ही मेरे चिकन ढाबे को लेकर चिढ़े पड़े हैं, बल्कि तुम तो जानते हो मेरे ढाबे के लगे ही कितने सारे ढाबे हैं। तंदूरी नान चिकन ढाबा, बिरयानी का ढाबा, वेज बिरयानी ढाबा। लेकिन लोगों को मेरे हाथों का चिकन का स्वाद इतना पसंद आता है कि वो खुद मेरे ढाबे की तरफ खिंचे चले आते हैं। आप इन सब चीजों पर गौर मत कीजिए, सब अच्छा होगा। दयाशंकर कुछ देर बाद ही अपने ढाबे के लिए निकल पड़ता है। दयाशंकर के जाने के बाद सुनंदा अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी उसकी पड़ोसन रज्जू का वहाँ आना होता है। अरे सुनंदा बहन, क्या बात है? सुबह सुबह चिल्ला रही थी। मैंने तो सुना है कि तुम्हारे बाड़े से मुर्गियां चोरी हो गई। अरे हाँ, ना जाने किस अभागन करमजली का काम है। जिस किसी ने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया। पिछले महीने भी मेरे बाड़े से मुर्गियां चोरी हो गई थी। इस बार भी चोर की हिम्मत बढ़ गई। अरे बहन, मैंने रात में दूसरे गांव के अनजान आदमी को यहाँ वहाँ घूमते देखा था। जरूर ये उसी का काम होगा। अरे जिस किसी ने भी ये काम किया है मुझे उसका नाम अच्छे से पता है। बस एक बार चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके बाद तो मैं उसकी अच्छे से धुलाई करूंगी और 4 गांव में बदनामी करूंगी, वो अलग। हाँ, बस एक बार चोर पकड़ा जाए, उसके बाद तो तुम उसकी अच्छे से खबर लेना। सुनंदा और दयाशंकर बहुत ही सीधे साधे थे। गांव के लोग उतना ही दोनों का फायदा उठाया करते। जहां दयाशंकर गरीब भिखारी हर किसी को फ्री में खाना खिला दिया करता, वहीं सुनंदा भी दान धर्म से खूब विश्वास रखती। दयाशंकर के ढाबे के बगल में रमेश का ढाबा था, जो कि दयाशंकर के ही गांव का था। साथ ही दयाशंकर के ढाबे के आसपास बहुत सारे ढाबे थे। कोई मलाई चिकन का ढाबा था, तो कोई तंदूरी चिकन का ढाबा, तो कोई कढ़ाई चिकन का ढाबा। अरे दयाशंकर, आजकल अच्छी कमाई कर रहा है तू। आखिर ऐसा क्या डालता है अपने इस चिकन में जो लोग तेरे चिकन को खाने के लिए खींचे चले आते हैं? बस प्यार है, ये तो हमारे अपने लोगों का, जो वो मेरे हाथों का खाना खाकर उसे भूला ही नहीं पाते। यहाँ पर जितने भी ढाबे हैं उनमें सबसे अच्छा ढाबा तेरा ही चलता है, बल्कि पप्पू के चिकन के ढाबे में भी लोगों का कम आना जाना है। रमेश दयाशंकर से ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पुलिस आती है और दयाशंकर से कई सारे सवाल करने लगती है। अरे दरोगा जी, आप क्या कर रहे हैं? दयाशंकर भाई बड़े ही सीधे साधे और धार्मिक इंसान हैं। वो दारू शराब ऐसी चीज है ना, नहीं बेचते और ना ही अपने ढाबे में किसी को हाथ तक लगाने देते हैं। हाँ दरोगा जी, चाहे तो आप यहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं ना तो अपने ढाबे में दारू शराब बेचता हूँ और ना ही किसी को ये सब चीजें अपने ढाबे में लाने देता हूँ। आप चाहे तो दयाशंकर के ढाबे की तलाशी ले सकते हैं। आपको जिस किसी ने भी ये खबर दी है वो बिल्कुल गलत है। कल को तो ऐसे कोई भी मेरे ढाबे में भी कुछ भी रख जाएगा और मुझे बदनाम कर देगा। रमेश और दयाशंकर लगातार दरोगा से बातचीत करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है वो सरासर गलत है। बेशक दयाशंकर चिकन का ढाबा चलाता हो, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करता। और कुछ देर बाद दरोगा भी वहाँ से निश्चिंत होकर चला जाता है। दरोगा के जाने के बाद रमेश दयाशंकर से कहता है, देख दयाशंकर, मैं सच बता रहा हूँ, ये काम जरूर पप्पू का ही होगा। वो तेरे चिकन के ढाबे से हमेशा चलता आया है, उसे तो मैं आज बताता हूँ। अरे जाने तो रमेश भाई, जिसके भाग्य में जो लिखा है और जितना लिखा है उसे उतना ही मिलता है। दयाशंकर पर हर दिन नई नई मुसीबतें आती रहती थी।
अब दयाशंकर देर शाम जब अपना चिकन ढाबा बंद करके घर जाता है तो वो अपनी पत्नी सुनंदा को सारी बातें बताता है। देखिए जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांव के कुछ लोग हैं जो आपके ढाबे को देखकर जलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका ढाबा ठीक ठाक चल रहा है और ऐसा ही रहा तो हम जल्दी ही एक बड़ा सा ढाबा बना लेंगे जिसमें 40-50 लोग एक साथ बैठकर चिकन खाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो कोई कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा है। भगवान सब देख रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, भगवान सब देखता है और आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, मुझे इतना तो विश्वास है। अब अगले दिन दयाशंकर सुबह उठकर पूजा पाठ करके अपने चिकन ढाबे के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही दयाशंकर अपनी दुकान पर पहुंचता है तो वो देखता है इन लोगों के साथ एक बुलडोजर उसकी दुकान के पास खड़ा है। अरे दयाशंकर, अच्छा हुआ जो तू आ गया, मैं तो तुझे ही फोन करने वाला था। देख, ये लोग हमारे ढाबे को गिराने के लिए खड़े हैं। इनका कहना है कि हम अपने ढाबे की गंदगी रोड पर फेंकते हैं। ये जितना भी कूड़ा आप देख रहे हैं, यहाँ की सफाई करने वाले लोग इसे यहाँ इकट्ठा कर जाते हैं। हम तो इन्हें खुद से ही फेंकते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ बिल्कुल, सुना आपने, ये कूड़ा हम लोगों का नहीं है। हम लोग अपना किया हुआ कूड़ा कचरा खुद फेंक कर आते हैं। अब रमेश दयाशंकर दोनों ही एमसीडी वालों से काफी देर तक बहस करते हैं और नतीजा ये होता है कि वहाँ जितने भी ढाबे होते हैं उनका एमसीडी वाले चालान काटते हैं और उन्हें हिदायत देकर चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये एक अलग ही मुसीबत थी। अगर आज हम इन एमसीडी वालों से नहीं लड़ते तो ये हमारी दुकान तोड़कर चले जाते। बताओ, ये कूड़ा कचरा किसी और ने फैलाया और नाम हमारा लगा दिया। सच में रमेश भाई, ये तो रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुका हूँ मैं। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से अपनी दुकान हटाकर कहीं दूर जाकर दुकान लगा लूं। क्यों दुकान बढ़ाने की सोच रहे हो दयाशंकर भाई? अगर ऐसा है तो मैं अभी कुछ समय के लिए शहर जाता हूँ, क्योंकि मेरे इस ढाबे में कुछ खास कमाई नहीं हो रही है। अगर कोई खरीदार हो तो बता देना। खरीदारी की बात कर ही रहे हो तो बस ये समझ लो कि मैंने ये ढाबा आपसे ले लिया है, क्योंकि मैं अपनी दुकान को बढ़ाना चाहता हूँ और मेरे चिकन के ढाबे के बगल में आपका ही वेज बिरयानी का ढाबा है, वो मेरी दुकान के आगे आ रहा है। अब मैं इसे लेकर अपने ढाबे को बढ़ा सकता हूँ। अरे दयाशंकर, जैसा तुझे ठीक लगे। मेरा काम तो था बस पैसे लेना। मुझे अब ये ढाबा चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उस पूरे एरिया में जितने भी ढाबे थे उनमें से दयाशंकर का ढाबा ही सबसे अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दयाशंकर अपनी पूरी तरक्की पर था। दयाशंकर ने रमेश का ढाबा भी खरीद लिया था, जिसे तोड़कर वो वहाँ पर एक बड़ा सा ढाबा बनाता है और उस बड़े से ढाबे को देखकर लोगों का और भी वहाँ आना जाना होने लगता है। अब वहाँ पर जो 2-4 छोटे मोटे ढाबे थे उन्हें भी लोग बेच देते हैं और खरीदार होता है दयाशंकर। अजीब, भगवान के घर देर है और देर नहीं। देखिए, कुछ समय पहले तक तो हमारी एक वक्त की रोटी की भी आफत थी, लेकिन आपकी मेहनत और लगन ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। इसीलिए तो कहते हैं, ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ हमें काम करना चाहिए। फल तो खुद भगवान दे ही देता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे बहुत खुशी है कि वीरपुर गांव में दयाशंकर की पत्नी हूँ मैं, जिनके अब कई सारे चिकन के ढाबे चलते हैं, वो भी अलग अलग तरह के चिकन के। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। इस तरह वीरपुर गांव में दयाशंकर अपनी मेहनत और लगन के कारण एक साथ कई सारे ढाबे चलाने लगता है और उन ढाबों में वो अपने गांव के कई सारे लोगों को भी रोजगार देता है और वो लोग भी दयाशंकर के ढाबे में काम करके खुश थे, क्योंकि दयाशंकर उन्हें खाने के साथ साथ अच्छी पगार भी दे रहा था। भले ही उस पर लाख मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन दयाशंकर ने सभी मुसीबतों का डट कर सामना किया और गर्मी में अपने चिकन के ढाबे को खूब चलाया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे भाग्यवान, सुनो, आज मेरा प्याज कचौरी खाने का मन कर रहा है। अरे जी, मैं नहीं बनाने वाली प्याज कचौरी, मुझे ठीक से बनाने नहीं आती वो। अरे तो मैं तुम्हें बनाने को कह भी नहीं रहा, तुम बस जाकर गुलशन से ले आओ,
उसकी प्याज कचौरी के आगे सब फेल है। और हाँ, आलू की सब्जी तो जरूर डलवाना। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे प्याज कचौरी लाने में फिर थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि गुलशन की प्याज कचौरी की दुकान पे बहुत लंबी लाइन लगती है। कह तो तुम सही रही हो, गुलशन के प्याज कचौरी है भी तो जबरदस्त। गुलशन बहुत ही लजीज कचौरी बनाया करता था। उसके प्याज की कचौरी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। पहले वो बहुत गरीब था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां देखी थी। गुलशन और उसकी पत्नी ढोलकपुर नाम के गांव में रहा करते थे। गांव में उसके खेत तो थे, लेकिन फसल उगाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक दिन ठाकुर साहब उसके घर आते हैं। गुलशन, तुझे 3 महीने हो गए। तूने जो मुझसे ये उधार लिया था वो तूने अभी तक नहीं दिया। मुझे जल्द से जल्द मेरे दिए हुए पैसे चाहिए, वो भी ब्याज के साथ, समझा? पर इस बार भी थोड़ा मुश्किल है मालिक। मेरे खेतों में इस बार फसल इतनी अच्छी उगी नहीं है। अभी मेरे पास करने को कोई काम भी नहीं है। मुझे थोड़े दिन की और मोहलत दीजिए आपका कर्ज उतारने के लिए। भाई देख, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। अगले महीने में इसी तारीख को आऊंगा अपने पैसे लेने के लिए। नहीं दे पाया तो उसी टाइम मैं तेरे खेतों में कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर ठाकुर साहब वहाँ से चला जाता है। तभी गुलशन अपनी बीवी राधा से कहता है, राधा, मैं अब क्या करूं? इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाऊंगा मैं? अरे जी, ठाकुर साहब तो बहुत ही तेज आदमी है। उसके अगर हमने पैसे ना दिए ना, तो वो सच में हमारे खेत पे कब्जा कर लेगा। नहीं, मैं कुछ करता हूँ राधा। मेरा दोस्त है एक मुंबई में, प्रेम। मैं उसके पास चला जाता हूँ। वो मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी लगवा ही देगा। और जैसे ही मैं पैसे कमा लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अब गांव में तो कुछ है नहीं करने को। जी, जैसा आप कहें। गुलशन का दोस्त प्रेम मुंबई में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। गुलशन अब जैसे तैसे मुंबई की बस में बैठकर अपने दोस्त प्रेम के घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने दोस्त प्रेम को उसके सारे दुख दर्द बताता है। और प्रेम कहता है, अरे गुलशन, तू चिंता मत कर। अब तू मेरे पास आ गया है ना, मैं कल ही तुझे कहीं ना कहीं काम में लगवा दूंगा। चल, मैं अब तेरे लिए कुछ बना के लाता हूँ खाने को। अरे नहीं प्रेम, तू काम से थक के आया है और आज तुझे मैं अपने गांव वाली स्पेशल प्याज कचौरी खिलाता हूँ, वो भी आलू की सब्जी के साथ। क्या प्याज कचौरी? सच में यार, मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं तेरे हाथ की प्याज कचौरी कितनी मिस कर रहा था। शुक्रिया भाई, तू आज प्याज कचौरी खिलाकर दिल खुश कर देगा। हाँ 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 भाई। प्रेम उसे प्याज कचौरी बनाने का सारा सामान दे देता है और गुलशन प्याज कचौरी बनाकर प्रेम को देता है। प्रेम उसे खाकर कहता है, अरे गुलशन, क्या स्वाद आलू की सब्जी और ये प्याज कचौरी है, मजा ही आ गया। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अगर मुंबई में अपनी ये प्याज कचौरी बेचे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। तेरे हाथ की प्याज कचौरी खा के लोग दीवाने हो जाएंगे, दीवाने। लेकिन ठेला लगाने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, और मेरे पास तो। अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना, तेरी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ मैं। कुछ ही वक्त में प्रेम ने सारा इंतजाम कर लिया। वो गुलशन को मुंबई के बाजार में एक ठेला लगवा कर दे देता है और गुलशन वहाँ प्याज कचौरी बेचना शुरू कर देता है। लेकिन शुरुआत में उसके पास ग्राहक कम आते थे, लेकिन जो भी आता उसकी प्याज कचौरी की तारीफ करके जाया करता था। अरे वाह, मजा ही आ गया। कितनी अच्छी प्याज कचौरी बनाई है, चटपटी आलू की सब्जी। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। यार गुलशन भाई, तुम्हारे इस प्याज कचौड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है। गुलशन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और अब धीरे धीरे उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और उसका काम अच्छा चलने लगता है। लेकिन वो अकेले सब संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो प्रेम से बात करता है। अरे प्रेम सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो गुलशन, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो प्रेम यार, आजकल मेरे ठेले पे बहुत भीड़ आने लगी है और मैं सबको प्याज कचौरी नहीं खिला पाता। तो क्या तू किसी को जानता है जो मेरी मदद कर सके? अरे मैं तुझे कुछ बताने वाला था कि मेरी जॉब चली गई है और मैं भी काम ही ढूंढ रहा था, तो अब मैं ही तेरी मदद कर दिया करूँगा प्याज कचौरी बनाने में। बोल, तुझे मंजूर है? अरे हाँ भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब गुलशन और प्रेम मिलकर अपनी पूरी सब्जी के ठेले को चलाते थे और गुलशन अपने किराए के पैसे भी भिजवा देता है। धीरे धीरे उनकी प्याज कचौरी की बिक्री और बढ़ने लगती है, तो प्रेम एक छोटा सा ढाबा किराए पर ले लेता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन
एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे गुलशन भैया, सच में यार तुम्हारे हाथों में जादू है यार। मजा आ गया प्याज कचौरी खा के। मेरे बच्चे तो तुम्हारे फैन हो गए हैं। प्रेम को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती कि जो ग्राहक आता वो सिर्फ गुलशन की तारीफ करता। तभी वो खुद से बोलता है, यार मैं भी तो आलू की सब्जी बनाता हूँ और गुलशन बस प्याज कचौरी बनाता है, फिर भी लोग गुलशन की ही तारीफ करते हैं। मुझे सब गुलशन का नौकर समझते हैं, जबकि मैं ही गुलशन को यहाँ तक लाया हूँ। तो नीचे भी मैं ही गिराऊंगा और पूरे ढाबे का मालिक अकेला बन जाऊंगा। मुझे कमाई के आधे पैसे गुलशन को देने नहीं पड़ेंगे। प्रेम के मन में अब लालच आ जाता है और जब अगली सुबह गुलशन आलू की सब्जी बना रहा होता है तो वो उसमें लाल मिर्च ज्यादा डाल देता है और खुद से कहता है, आज देख गुलशन, जो लोग तेरी तारीफें करते हैं ना, कैसे थूकेंगे तेरे ऊपर। आज देखता जा बेटा तू। प्रेम जैसे ही आलू की सब्जी उठाकर दुकान पर रख रहा होता है, उसके हाथ से सारी सब्जी गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है। अरे प्रेम, तू ठीक तो है? अरे तूने सब्जी कैसे गिरा दी भाई? तेरा तो हाथ भी जल गया है। अरे यार वो सब्जी ज्यादा गर्म हो गई थी, शायद मेरे हाथ जलने लग गए थे तो मेरे हाथ से छूट गई। कोई नहीं, अब अपने पास तो आलू की सब्जी का सामान भी नहीं है, तो आज ढाबा बंद ही रखते हैं और मैं घर जाके तेरे हाथ पे मलहम लगा देता हूँ। अगले दिन फिर प्रेम कचौरी के आटे में इनो मिला देता है, जिससे आटा फूल जाता है। गुलशन जैसे ही कचौरी बनाने लगता है तो कहता है, अरे यार ये आटा मुझे कुछ खराब सा लग रहा है प्रेम। भाई यार कचौरी तो तली नहीं रही। नहीं यार, मुझे तो सही लग रहा है, देख एक दो बार और देख। ना भाई, ये आटा तो फूल गया, इससे अब कचौरी नहीं बनेगी। अब हम एक काम करते हैं, आज कचौरी की जगह चावल बना लेते हैं। अबे यार ये क्या हो रहा है? मेरी सारी सोच खराब क्यों जा रही है? हाँ भाई, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। अब गुलशन फटाफट चावल बना लेता है। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, सुनो गुलशन भैया, एक प्लेट प्याज कचौरी लगा दो। माफ कीजिए भैया, वो आज आलू की सब्जी के साथ प्याज कचौरी नहीं है, तो बताओ चावल दे दूं उसके साथ? हाँ भैया दे दो, जो भी है, बड़ी भूख लगी है और आपके हाथ का कुछ भी खा लो, मजा ही आता है। जी धन्यवाद भैया, हम अभी देते हैं। गुलशन फटाफट से आलू की सब्जी और चावल उस आदमी को दे देता है और वो आदमी भी आलू की सब्जी चावल खाकर उसका दीवाना ही हो जाता है। गुलशन भैया तुम कमाल हो, सच में तुम्हारी तरक्की तुम्हारे हाथों में है और वही चीज है जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। जी शुक्रिया, लेकिन मेरी तरक्की का असली हकदार मेरा दोस्त प्रेम है। अगर ये ना होता तो मैं कहीं भीख मांग रहा होता, इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। गुलशन की बातें सुनकर प्रेम को अपनी गलती का पछतावा होता है कि वो बेचारा गुलशन उसे ही सब कुछ मानता था और वो उसके साथ ही गलत करने चला था। वो शाम को घर पहुंचते हैं तो प्रेम कहता है, सुन भाई, मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाई, बता तो। मैं पैसे की लालच और लोगों को तेरी इतनी तारीफ करते देख मैं जल गया था, इसलिए मैंने तेरा बुरा करना चाहा। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ भगवान अच्छा ही करते हैं। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दे भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने तुझे माफ किया, तू मेरा भाई है यार, और ये कामयाबी हम दोनों की है। हम एक